14.1 परिचय। शोध डिजाइन एक योजना की तरह है जिसे आप वास्तव में अपना शोध करने से पहले बनाते हैं। यह एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई रूपरेखा है जो बताती है कि आप अपने शोध को कैसे संचालित करने की योजना बनाते हैं। आप अपने शोध के बारे में दो मुख्य भागों में सोच सकते हैं, अनुभवजन्य भाग और विश्लेषणात्मक भाग। ये दोनों भाग आपके दिमाग में एक साथ रहते हैं, भले ही व्यवहार में आप अपने शोध की योजना चरणों में बना सकते हैं, जैसे कि डेटा एकत्र करने के लिए एक चरण और डेटा का विश्लेषण करने के लिए दूसरा चरण। आपका सैद्धांतिक अभिविन्यास और वैचारिक मॉडल आपको यह तय करने में मदद करते हैं कि किस तरह का डेटा एकत्र करना है और कभी-कभी उन्हें कैसे एकत्र करना है। बाद में, जब आप अपने डेटा का विश्लेषण करते हैं, तो सामाजिक वास्तविकता की आपकी सैद्धांतिक और वैचारिक समझ आपको डेटा को वर्गीकृत करने और अपने निष्कर्षों को समझाने और प्रस्तुत करने के लिए पैटर्न को पहचानने में मदद करेगी। शोध एक सतत प्रक्रिया है जिसमें चरणों की एक श्रृंखला होती है जो आपके शोध विषय से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं की पहचान करने से शुरू होती है। एक बार जब आप शुरू करते हैं, तो यह विनियमित चरणों के एक सेट के माध्यम से तब तक जारी रहता है जब तक कि यह समाप्त न हो जाए। यूनिट 14 आपके शोध डिजाइन में आपके द्वारा बताए गए चरणों के बारे में है। हम उन 10 व्यापक चरणों में से प्रत्येक पर चर्चा करेंगे जो आमतौर पर समाजशास्त्रीय शोध के मूल तत्वों को बनाते हैं। एक लघु शोध परियोजना करने के अपने कार्य के लिए आप एक शोध डिजाइन तैयार कर सकते हैं। 14.2 शोध प्रक्रिया की संरचना। शोध प्रक्रिया की संरचना विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये चरण हमेशा एक सख्त क्रम में होते हैं। वास्तव में, शोध के विभिन्न चरण ओवरलैप होते हैं। कभी-कभी पहला चरण अंतिम चरण की प्रकृति को प्रभावित करता है। इसमें शामिल चरण परस्पर अनन्य नहीं है, न ही वे अलग और विशिष्ट हैं। चित्र 14 में वे व्यापक चरण दिखाए गए हैं जो शोधकर्ता आमतौर पर प्रक्रिया में उठाते हैं। छवि शोध डिजाइन में 10 चरणों को दर्शाती है। एक शोध समस्या को परिभाषित करना। पहला चरण शोध समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। आप किस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं? शोध के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं? 2 साहित्य की समीक्षा करना। अगला चरण विषय पर मौजूदा साहित्य की समीक्षा करना है। पहले से क्या अध्ययन किया जा चुका है? मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? ज्ञान में क्या अंतराल हैं? 3 ब्रह्मांड और अध्ययन की इकाई की पहचान करना। एक बार जब आपको शोध समस्या की अच्छी समझ हो जाती है, तो आपको उस जनसंख्या या ब्रह्मांड की पहचान करनी होगी जिसका आप अध्ययन करेंगे। आपको विश्लेषण की इकाई भी निर्धारित करनी होगी, जो आपके शोध में अवलोकन की मूल इकाई है। 4 परिकल्पना तैयार करना और चर की पहचान करना। अगला चरण आपकी परिकल्पना तैयार करना है। एक परिकल्पना 2 या अधिक चर के बीच संबंध के बारे में एक परीक्षण योग्य कथन है। आपको उन चर की भी पहचान करनी होगी जिन्हें आप अपने शोध में मापेंगे। 5 शोध तकनीकों और विधियों का चयन। एक बार जब आप अपनी परिकल्पना तैयार कर लेते हैं और अपने चर की पहचान कर लेते हैं, तो आपको उपयुक्त शोध तकनीकों और विधियों का चयन करना होगा। कई अलग-अलग शोध तकनीकें हैं और सबसे अच्छा विकल्प आपके विशिष्ट शोध प्रश्न पर निर्भर करेगा। 6 शोध का मानकीकरण। इसमें अध्ययन में स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करना शामिल है। 7 पायलट अध्ययन। सांख्यिकीय और अन्य विधियों का उपयोग। एक पायलट अध्ययन आपकी शोध विधियों की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए एक छोटे पैमाने पर परीक्षण है। आप अपने डेटा का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय और अन्य तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। 8 डेटा एकत्र करना। अगला चरण आपके डेटा को एकत्र करना है। आपको अपनी जरूरत की जानकारी एकत्र करने के लिए अपने द्वारा चुनी गई शोध तकनीकों और विधियों का उपयोग करना होगा। 9 डेटा का विश्लेषण करना। एक बार जब आप अपना डेटा एकत्र कर लेते हैं, तो आपको यह देखने के लिए इसका विश्लेषण करना होगा कि यह आपके शोध प्रश्न के बारे में आपको क्या बताता है। 10 व्याख्या और रिपोर्ट लेखन। अंतिम चरण आपके निष्कर्षों की व्याख्या करना और एक रिपोर्ट लिखना है जो आपके शोध को सारांशित करती है। शोध में इस प्रक्रिया का पालन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि यह कठोर, व्यवस्थित और पुनरुत्पादनीय है।
इससे आपको क्षेत्र और उसके लोगों के अनुकूल तरीके से अपनी शोध रणनीतियों और प्रश्नों को तैयार करने में मदद मिलेगी। शोध डिजाइन परियोजना की रणनीतिक योजना है जो शोध की व्यापक संरचना निर्धारित करती है। शोध डिजाइन तैयार करने के कार्यों और उद्देश्यों के संक्षिप्त उल्लेख के लिए बॉक्स 14.1 देखें। बॉक्स 14.1 शोध डिजाइन का कार्य और उद्देश्य। ब्लैक और चैंपियन ने शोध डिजाइन के निम्नलिखित 3 कार्यों की ओर इशारा किया है। शोध डिजाइन शोध गतिविधि को संचालित करने के लिए एक खाका प्रदान करता है। यह शोध की सीमा और दायरे को परिभाषित करता है। यह शोधकर्ता को शोध करने की प्रक्रिया में समस्याओं के संभावित क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगाने का अवसर प्रदान करता है। मैनहेम ने शोध डिजाइन तैयार करने के निम्नलिखित 5 उद्देश्यों की पहचान की। अपनी परिकल्पना का समर्थन करने और वैकल्पिक परिकल्पनाओं को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य जुटाना। ऐसा शोध करना जिसे उसके विषय और शोध प्रक्रिया के संदर्भ में दोहराया जा सके। दूसरे शब्दों में, यह केवल उन अनूठी स्थितियों से संबंधित नहीं है जिनका बड़े पैमाने पर समाज से कोई संबंध नहीं है। चरों के बीच सहसंबंधों को इस तरह से काम करना कि परस्पर संबंधित प्रस्ताव उत्पन्न हो। पूर्ण शोध परियोजना की भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए पायलट अध्ययन की आवश्यकता की पहचान करना। डेटा संग्रह की उचित तकनीकों का चयन करके समय और संसाधनों की बचत करना। एक उच्च मानकीकृत मात्रात्मक शोध सख्ती से शोध डिजाइन का पालन करता है, जबकि गुणात्मक शोध लचीला होता है और डिजाइन में संशोधन संभव है। फिर भी, शोध डिजाइन तैयार करना हमेशा एक अच्छा विचार है। एक शोध डिजाइन को निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें चित्र 14.1 में उल्लिखित सभी चरण शामिल हैं। अपनी शोध समस्या को परिभाषित करना। शोध प्रक्रिया में पहला कदम शोध की जाने वाली समस्या का चयन और स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। आपको समस्या को खोजने और इसे तैयार करने की आवश्यकता है ताकि इसे शोध के अधीन किया जा सके। एक शोध समस्या आमतौर पर कुछ जांच को संदर्भित करती है, जिसे एक शोधकर्ता सैद्धांतिक या व्यावहारिक स्थिति के संदर्भ में करता है और उसी का स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता है। एक सामान्य विषय को विशिष्ट शोध समस्याओं में तैयार करना एक वैज्ञानिक जांच में पहला कदम है। शोध समस्याओं को तैयार करने में अनिवार्य रूप से 2 चरण शामिल हैं: समस्याओं को अच्छी तरह से समझना और उन्हें विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से सार्थक शब्दों में फिर से लिखना। आपको एक ऐसा विषय चुनना होगा जो परिचित और व्यवहार्य हो ताकि शोध सामग्री या शोध के स्रोत आपकी पहुंच में हो। मौजूदा साहित्य के प्रारंभिक अध्ययन से पहले शोध समस्या का चयन करना बेहतर है। शोध समस्या को तैयार करना या परिभाषित करना शोध प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है और स्पष्ट रूप से बताई गई समस्या आधी हो चुकी शोध है। आपको शोध के विषय और उस पर आधारित सैद्धांतिक नींव के प्रकाश में शोध प्रश्नों को स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता है। इसके बाद, आपको अपने शोध प्रश्नों की आवश्यकताओं के अनुसार लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यह शोध प्रक्रिया को एक अच्छी तरह से परिभाषित फोकस और दिशा देता है। जब तक किसी को उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होगी, तब तक शोध का कोर्स सुचारू नहीं होगा और डेटा में वांछित स्थिरता नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए अलग-अलग दृष्टिकोणों के दृष्टिकोण से किसी विषय पर पहुंचना संभव है, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग मुद्दों को संबोधित करता है। उदाहरण के लिए, विकास के समाजशास्त्र पर शोध में कई शोध प्रश्न हो सकते हैं, जैसे विकास में महिलाओं की भूमिका, विकास में जाति और रिश्तेदारी की भूमिका, या लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन पर विकास के सामाजिक परिणाम। शोध डिजाइन तैयार करते समय, विषय की रूपरेखा और विशेषताओं तथा शोध के उद्देश्यों और लक्ष्यों को लिखकर शोध के फोकस को चिह्नित करें। क्षेत्रीय साइट का चयन। शोध शुरू करते समय, शोध के क्षेत्र पर उतना ही जोर दें जितना कि विषय पर। कुछ हद तक, क्षेत्र का चयन आपके शोध की सफलता को निर्धारित करता है। शोध विषय की प्रासंगिकता व्यावहारिक उद्देश्य या ज्ञानमीमांसा संबंधी मुद्दों की सैद्धांतिक समझ प्राप्त करने के संदर्भ में क्षेत्र की समस्याओं के लिए इसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक आदिवासी गांव में सांप्रदायिक संबंधों पर अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ऐसे अध्ययन में आपको विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच बातचीत का निरीक्षण करने की आवश्यकता होगी और इसलिए आप कई धार्मिक समुदायों के लोगों द्वारा बसाए गए क्षेत्र का चयन करेंगे। व्यापक क्षेत्र के भीतर 2 या 3 उपक्षेत्रों को ध्यान में रखना वांछनीय है।
उदाहरण के लिए, कभी कभी आपको जिला स्तर या गांव स्तर पर कुछ अप्रत्याशित और असहनीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और फिर आपको पीछे हटने के लिए एक विकल्प खोजने की आवश्यकता होगी। आपको सबसे पहले अपने फील्ड साइट का चयन करना चाहिए और फिर उस पर जानकारी एकत्र करना शुरू करना चाहिए। इससे आपको क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को समझने में मदद मिलेगी, जिसका डेटा संग्रह पर असर पड़ेगा। इससे आपको क्षेत्र और उसके लोगों के अनुकूल तरीके से अपनी शोध रणनीतियों और प्रश्नों को तैयार करने में मदद मिलेगी। समय और संसाधनों का विचार। आपको अपने संसाधनों की सीमाओं के बारे में पूरी तरह से अवगत होना चाहिए और अपने शोध को डिजाइन करते समय समय सीमा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। जब तक आप अपने शोध के विभिन्न चरणों के लिए एक शेड्यूल नहीं बनाते, तब तक यह एक लंबी, खींची हुई प्रक्रिया बन सकती है, जो गुणवत्ता और प्रासंगिकता दोनों के लिए खराब है। कल्पना करें कि हैजा महामारी पर शोध पूरा होने में सालों लग जाते हैं। देरी का मतलब होगा खराब गुणवत्ता वाला शोध और अनियंत्रित मृत्यु दर। हम यह भी जानते हैं कि जब तक आपको पर्याप्त समय नहीं मिलता, आपका शोध विफल हो जाएगा, क्योंकि आप त्वरित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में रात भर मशीन परीक्षणों के माध्यम से सामाजिक वास्तविकता का परीक्षण नहीं कर सकते। आपको समय की आवश्यकता का वास्तविक रूप से मूल्यांकन करने और तदनुसार रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता है। सावधानीपूर्वक योजना बनाना और समय सारिणी का पालन करना आपको अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और समय पर शोध पूरा करने में मदद करेगा। इसके अलावा, आपको अपने संसाधनों की सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए और रणनीति को यथार्थवादी और लागत प्रभावी ढंग से योजना बनाना चाहिए। यदि संसाधन बीच में ही समाप्त हो जाते हैं, तो यह शोध के लिए एक गंभीर झटका होगा। यदि कोई एजेंसी शोध को वित्त पोषित कर रही है, तो आपकी विश्वसनीयता दांव पर है। इसलिए आपको अपने शोध डिजाइन में स्पष्ट रूप से यह बताने की आवश्यकता है कि आपके पास शोध के लिए कितना समय और संसाधन है। आपको शोध प्रक्रिया पर अपने संसाधन की कमी के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें नोट करने की भी आवश्यकता है। प्रभावों की पहचान करने के बाद, आप उन प्रभावों का मुकाबला करने के लिए रणनीति विकसित करेंगे जिन्हें आप संभवतः प्रबंधित कर सकते हैं। उन प्रभावों का लेखा-जोखा जो प्रबंधित नहीं किए जा सकते हैं, भविष्य के शोधकर्ताओं की मदद करेंगे। द्वितीयक सामग्री की समीक्षा करना। अपने शोध विषय पर मौजूदा साहित्य की समीक्षा करने का उद्देश्य परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने और एक प्रभावी कार्यप्रणाली तैयार करने में आपकी सहायता करना है। आपको अकादमिक पत्रिकाओं, सम्मेलन की कार्यवाही, सरकारी रिपोर्टों, पुस्तकों आदि से परामर्श करने की आवश्यकता है। बॉक्स 14.2 देखें। बॉक्स 14.2 साहित्य खोज में कंप्यूटर का उपयोग। संबंधित साहित्य की खोज करने के लिए इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग करने के उद्देश्य से आपको पुस्तक 3 के ब्लॉक 8 में इकाई 32 को पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आपका शोध विषय ठीक से परिभाषित है, तो खोज कई ग्रंथ सूची उपकरणों में प्रासंगिक संदर्भ प्राप्त करने का एक बहुत तेज और कुशल तरीका हो सकता है। आप दो प्रकार के साहित्य की समीक्षा कर सकते हैं: अवधारणाओं और सिद्धांतों से संबंधित साहित्य और पहले किए गए अध्ययनों से युक्त अनुभवजन्य साहित्य। आपको ऐसे अध्ययन मिल सकते हैं जिनमें आपके शोध के सैद्धांतिक और मूल दोनों पहलू शामिल हैं। समीक्षा का परिणाम यह होगा कि आपको अपने शोध के विषय पर उपलब्ध डेटा और अन्य सामग्रियों के बारे में पता चलेगा। साहित्य समीक्षा के बाद विशिष्ट शोध प्रश्नों का अधिक परिष्कृत और स्पष्ट विवरण सामने आने की संभावना है। जब शोधकर्ता एक शोध डिजाइन तैयार करते हैं, तो वे संपूर्ण शोध प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करते हैं। उन्हें डेटा की प्रकृति की स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए, जो शोध प्रश्नों से निपटने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए, शोधकर्ता पहले से तय करते हैं कि कितने केस स्टडीज उन्हें सार्थक निष्कर्ष निकालने में मदद करेंगे या उन्हें कितने जीवन इतिहास एकत्र करने की आवश्यकता है और किस श्रेणी के व्यक्तियों के हैं। इस प्रक्रिया में बहुत मेहनत और व्यावहारिक सोच होती है। शोधकर्ता अपने विषयों पर पिछले अध्ययनों की समीक्षा करते हैं और यथार्थवादी शोध डिजाइन पर पहुंचने के लिए अपने शोध प्रश्नों पर काम करते हैं। क्षेत्र में अवलोकन करने के लिए समय और घटनाओं को शेड्यूल करना आपके शोध डिजाइन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह आपको डेटा एकत्र करते समय दिशा की भावना प्रदान करता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि आपको क्षेत्र की स्थिति की परवाह किए बिना अपने शेड्यूल का सख्ती से पालन करना होगा। वास्तविक क्षेत्र की परिस्थितियां आपका मार्गदर्शन करती हैं और तदनुसार आपके शोध डिजाइन में अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। फिर भी आप बिना तैयारी और भ्रमित हुए क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं और इसलिए आपको शोध के विभिन्न चरणों और रणनीतियों की योजना बनाने की आवश्यकता है। साथ ही आपको क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन करने के लिए तैयार रहना होगा। परिकल्पना। व्यापक साहित्य सर्वेक्षण के बाद आपको स्पष्ट शब्दों में कार्यशील परिकल्पना या परिकल्पनाओं को बताना होगा। परिकल्पना एक अस्थायी धारणा है जो इसके तार्किक या अनुभवजन्य परिणामों का परीक्षण करने के लिए बनाई गई है। आप परिकल्पना को एक प्रस्ताव या प्रस्तावों के एक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो किसी निर्दिष्ट घटना के घटित होने के लिए एक स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या तो किसी जांच का मार्गदर्शन करने के लिए एक अनंतिम अनुमान के रूप में या स्थापित तथ्यों के प्रकाश में अत्यधिक संभावित के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक परिकल्पना वास्तविक स्थिति के विपरीत लग सकती है। यह सही या गलत साबित हो सकती है। किसी भी स्थिति में यह एक अनुभवजन्य परीक्षण की ओर ले जाती है। आपकी परिकल्पना स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए और परीक्षण के योग्य होनी चाहिए। इसका दायरा सीमित होना चाहिए और ज्ञात या स्थापित तथ्यों के अनुरूप होना चाहिए तथा निर्धारित समय के भीतर परीक्षण के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। इसमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि यह क्या समझाने का दावा करता है और इसमें अनुभवजन्य संदर्भ होना चाहिए। एक परिकल्पना में चर हो सकते हैं और यह चर के बीच संबंधों की प्रकृति की तलाश कर सकता है। चर अनुभवजन्य गुण हैं जो दो या अधिक मान लेते हैं। शोध के उद्देश्य के लिए आपको आश्रित और स्वतंत्र चर के बीच अंतर करना होगा। जिन चरों की आप व्याख्या करना चाहते हैं उन्हें आश्रित चर या मानदंड चर माना जाता है। आश्रित चर में परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए अपेक्षित अन्य चर को स्वतंत्र चर या भविष्यवक्ता चर कहा जाता है। आश्रित चर स्वतंत्र चर का अपेक्षित परिणाम है और स्वतंत्र चर आश्रित चर उत्पन्न करते हैं। चरों में तीन प्रकार के संबंध हो सकते हैं। सकारात्मक संबंध वह होता है जहां एक चर में वृद्धि से दूसरे चर में वृद्धि होती है। नकारात्मक संबंध वह होता है जहां एक चर में वृद्धि से दूसरे चर में कमी होती है। शून्य संबंध दो चरों के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं दर्शाता है। आश्रित और स्वतंत्र चरों के बीच यह अंतर विश्लेषणात्मक है और केवल शोध उद्देश्य से संबंधित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिकल्पना बनाना हमेशा शोध प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता है। जब आप परिकल्पना बनाने के लिए स्थिति के बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं तो आप खोजपूर्ण शोध कर सकते हैं। सैद्धांतिक अभिविन्यास। आपके शोध डिजाइन को आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली डेटा संग्रह विधियों को स्पष्ट रूप से समझाने की आवश्यकता है। आपकी पद्धतिगत और दार्शनिक अभिविन्यास विधियों के आपके चयन का मार्गदर्शन करते हैं। आपके शोध डिजाइन को शोध के पद्धतिगत और सैद्धांतिक आधार को स्पष्ट करना चाहिए और डेटा संग्रह के लिए सही विधियों और तकनीकों की पहचान करने में आपकी मदद करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका सकारात्मक अभिविन्यास है तो आप अवलोकन पद्धति पर भरोसा करेंगे क्योंकि आप सामाजिक वास्तविकता को एक अवलोकन योग्य इकाई के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर, यदि आप एक परिघटना मॉडल अपनाते हैं तो आप संस्कृति के तार्किक गणितीय मॉडल को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के साक्षात्कारों का उपयोग करेंगे। उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण का अनुसरण करने वाला एक शोधकर्ता सामाजिक वास्तविकता को बहुआयामी रूप में देखेगा और कई आवाजों और व्याख्याओं को रिकॉर्ड करेगा। सीमित समय संसाधनों के साथ कार्रवाई अनुसंधान त्रिभुज, कई विधियां और अन्वेषक और फोकस समूह चर्चाओं का उपयोग करेगा। आपको समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय विधियों की विस्तृत श्रृंखला में से वह चुनना होगा जो आपके शोध उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त हो। ब्रह्मांड और अध्ययन की इकाई। डेटा संग्रह शुरू करने से पहले आपको ब्रह्मांड और अध्ययन की इकाई की पहचान करने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड की पहचान करने का अर्थ है अध्ययन के भौतिक क्षेत्र और सामाजिक इकाई को चिह्नित करना। ब्रह्मांड में एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र के भीतर की आबादी शामिल है जहां अध्ययन किया जाएगा। हालांकि यह समूह आमतौर पर एक अन्वेषक द्वारा कवर किए जाने के लिए बहुत बड़ा होता है। इसलिए नमूनाकरण द्वारा एक छोटा, अधिक प्रबंधनीय समूह चुना जा सकता है।
ब्रह्मांड और इसकी विशेषताओं की रूपरेखा जनगणना करके और फिर काम करने के लिए समूहों को चुनकर स्पष्ट की जा सकती है। व्यापक ब्रह्मांड के भीतर अध्ययन की जा सकने वाली संभावित इकाइयों का आगे का विनिर्देशन वास्तविक या प्रभावी ब्रह्मांड बनाता है। अध्ययन के फोकस के रूप में चुने गए समूह को अध्ययन की इकाई कहा जाता है। पायलट अध्ययन। पायलट अध्ययन आपके शोध क्षेत्र में प्रारंभिक अध्ययन है। यह शोधकर्ता को जनसंख्या के आकार और समय की मात्रा के आधार पर पूर्ण लंबाई की जांच की ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में, एक पायलट अध्ययन क्षेत्र में वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले किया गया एक खोजपूर्ण अध्ययन है। यह आपके शोध के तरीकों और तकनीकों का उन्हें पूर्ण करने के लिए एक पूर्व परीक्षण है। पायलट अध्ययन यह सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्र कार्य को सफल बनाने के लिए प्रश्नावली में सही प्रश्न हो। यह आपको पहले से कठिनाइयों से अवगत कराता है और आपको क्षेत्र की स्थितियों के अनुरूप अपनी तकनीकों को समायोजित करने का मौका देता है। पायलट अध्ययन जनसंख्या के आकार, उपलब्ध समय और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सैंपलिंग। एक ब्रह्मांड अक्सर एक व्यक्ति के लिए काम करने के लिए बहुत बड़ा होता है। एक नमूना एक बड़े पूरे का एक छोटा प्रतिनिधित्व है। सैंपलिंग शोधकर्ता को वैज्ञानिक रूप से काम करने देता है और समय बचाता है। बड़ी मात्रा में सामग्री का विश्लेषण करना बेकार है और कम मामलों का गहन विश्लेषण किफायती है। नमूना लेते समय आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, ब्रह्मांड एक परिभाषित जनसंख्या आकार को संदर्भित करता है। इस ब्रह्मांड को आवश्यक विनिर्देशों के आधार पर आगे विभाजित किया जा सकता है। इसे कद या उपजनसंख्या के रूप में जाना जाता है। कद एक विभाज्य श्रेणी है जो आपकी रुचि की समस्या के प्रकार पर निर्भर करती है। एक नमूना फ्रेम में उस जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं जिनसे नमूना लिया जाता है। सांख्यिकीय या गुणात्मक रूप से नमूना लेते समय त्रुटि का निर्धारण करना नमूना त्रुटि के रूप में जाना जाता है। नमूना वास्तव में ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और आकार में पर्याप्त होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के नमूने के लिए पुस्तक 2 के ब्लॉक 5 और 6 में इकाइयां देखें। डेटा संग्रह। कुछ विचार प्राप्त करने और अपने क्षेत्र को समझने और डेटा संग्रह के अपने तरीकों और तकनीकों पर काम करने के बाद आप योजना बना सकते हैं कि क्षेत्र तक कैसे पहुंचें। अक्सर सामाजिक शोध के लिए दूसरे समुदाय का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है और शोधकर्ताओं को अध्ययन किए जा रहे समाज में प्रवेश पाने के लिए व्यापक तैयारी करने की आवश्यकता होती है। आपको यह योजना बनाने की जरूरत है कि कौन आपकी पहुंच पाने में मदद करेगा और ऐसे लोगों से कैसे संपर्क करें। अपने स्वयं के समाज का अध्ययन करना भी संभव है। कुछ विद्वान केवल दूसरे समुदायों का अध्ययन करने से सहमत नहीं हो सकते हैं। बॉक्स 14.3 में मदन का एक अंश शामिल है जिसमें उन्होंने इस आवश्यकता पर सवाल उठाया है कि प्रत्येक मानव विज्ञानी को व्यक्तिगत रूप से किसी विदेशी संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। बॉक्स 14.3 अपने समुदाय का अध्ययन करने पर। इसके बजाय मैंने पर्यवेक्षक और अवलोकन के बीच की खाई को पाटने या इसके विपरीत इसे बनाने के महत्व पर जोर दिया। मैंने फील्ड वर्क को अजनबियों के साथ घनिष्ठता से रहने की उपलब्धि के रूप में वर्णित किया। मैं यह भी जोड़ सकता था या अंतरंग लोगों के साथ अजीब तरह से रहना जो मैंने ग्रामीण कश्मीर के पंडितों के बीच अपने फील्ड वर्क के दौरान किया था। मैंने लिखा, अपनी संस्कृति का अध्ययन करने वाला मानव विज्ञानी एक अंदरूनी व्यक्ति है जो मानव विज्ञानी या समाजशास्त्री के रूप में अपने प्रशिक्षण के आधार पर एक बाहरी व्यक्ति की मुद्रा अपनाता है और अपनी संस्कृति को देखता है इस उम्मीद में कि वह आश्चर्यचकित हो जाएगा। अगर वह आश्चर्यचकित होता है तभी वह नई समझ हासिल कर सकता है। दूसरे या अपने समुदाय का अध्ययन करने के सवाल के अलावा आपको यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आप शोध के उद्देश्य को प्रत्यक्ष या गुप्त रखना चाहते हैं। गुप्त शोध में शोध प्रच्छन्न रहता है और शोधकर्ता मुखबिरों को समझाने की चिंता नहीं करता, जबकि प्रत्यक्ष शोध में उत्तरदाताओं को समझाने और उनका विश्वास जीतने की चुनौती होती है। आपको अध्ययन के तहत समाज में एक सार्थक भूमिका अपनानी होगी और अपने मुखबिरों की संवेदनशीलता के बारे में सावधान रहना होगा। यद्यपि शोधकर्ता की पहुंच और भूमिका परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र में बातचीत और पुनर्बातचीत की जाती है, लेकिन विचारशील योजना आपको पर्याप्त तैयारी के साथ शोध प्रक्रिया शुरू करने में बढ़त देती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले
यदि आप पहले से ही सही संपर्क व्यक्तियों या द्वारपालों, समुदाय के प्रमुख व्यक्ति जिनके पास क्षेत्र में पहुंच देने या न देने की शक्ति है, की पहचान करते हैं, तो क्षेत्र में आपका प्रवेश समय लेने वाला और बोझिल नहीं होगा। द्वारपालों के साथ पूर्व बातचीत आपको क्षेत्र में एक उपयुक्त भूमिका अपनाने में भी मदद करेगी। दूसरे, यदि आप पहले से ही आश्वस्त हैं कि अपने शोध उद्देश्य को प्रकट या गुप्त रखना है, तो आप क्षेत्र में अपनी पहुंच के लिए प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं। आपके डेटा को इकट्ठा करने के कई तरीके हैं। प्राथमिक डेटा वे हैं जिन्हें आप शोधकर्ता के रूप में स्वयं इकट्ठा करते हैं। आप पुस्तकालय आदि जैसे संदर्भ स्रोतों से द्वितीयक डेटा का परामर्श लेते हैं। प्राथमिक डेटा या तो प्रयोग के माध्यम से या सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किया जा सकता है। डेटा संग्रह की दो मुख्य तकनीकें हैं, अर्थात गहन फील्डवर्क विधियां और सर्वेक्षण विधियां। गहन फील्डवर्क विधियों में अवलोकन, साक्षात्कार, केस स्टडी, वंशावली आदि शामिल हैं। आप डेटा एकत्र करने के लिए एक या अधिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें जांच की प्रकृति, जांच के उद्देश्य और दायरे, वित्तीय संसाधन और उपलब्ध समय और सटीकता की डिग्री को ध्यान में रखा जाता है। एकत्र किए जाने वाले डेटा को पर्याप्त और भरोसेमंद होना चाहिए। विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन। डेटा संग्रह के बाद आप उनके विश्लेषण की ओर रुख करेंगे। विश्लेषण के लिए कई निकट से संबंधित संचालन की आवश्यकता होती है, जैसे कि श्रेणियां स्थापित करना और कोडिंग और सारणीकरण के माध्यम से कच्चे डेटा पर उनका अनुप्रयोग, ताकि आप सांख्यिकीय निष्कर्ष निकाल सकें। कोडित प्रतीकों के कोडिंग और सारणीकरण के लिए आपको पुस्तक 2 के ब्लॉक 5 और 6 तथा पुस्तक 3 के ब्लॉक 7 और 8 में इकाइयों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। सारणीकरण तकनीकी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसमें आप अपने वर्गीकृत डेटा को तालिकाओं के रूप में रख सकते हैं। बॉक्स 14.4 देखें। बॉक्स 14.4 डेटा को वर्गीकृत और कोडित करना। वर्गीकरण संग्रहीत फील्ड सामग्री की तेज, सटीक और व्यापक खोज की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन खराब वर्गीकरण या लापरवाह पुनर्प्राप्ति बिल्कुल भी न होने से भी बदतर हो सकती है। इसके संबंध में उन वर्गीकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो अन्यथा संबंधित डेटा को अलग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि नाम प्रदान समारोह को केवल अनुष्ठान के अंतर्गत अनुक्रमित किया जाता है, तो रिश्तेदारी पर सभी डेटा को इकट्ठा करने के उद्देश्य से की गई खोज निशान से कम हो सकती है। नोट्स को सबसे पहले कोडित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें बाद में सामग्री के ढेर में स्थित किया जा सके। आप शायद कुछ मामलों की जांच करने और अनौपचारिक परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए फील्ड में पहले के नोट्स को अक्सर संदर्भित करना चाहेंगे। कम से कम सभी शीटों को क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए। आपको विश्लेषण के उस रूप को स्पष्ट रूप से चित्रित करने की आवश्यकता है जिसे आप अंततः अपनाना चाहते हैं। हालांकि अक्सर आपके द्वारा एकत्र किए गए डेटा की प्रकृति विश्लेषण की प्रकृति को निर्धारित करती है, फिर भी डेटा संग्रह के कुछ तरीकों को चुनने के चरण में आपको उन विश्लेषणात्मक उपकरणों के बारे में कुछ विचार होंगे जिन्हें आप उपयोग करने की संभावना रखते हैं। यदि आप कुछ कंप्यूटर पैकेज अपनाने की योजना बनाते हैं, तो आपको इसे ध्यान में रखते हुए डेटा एकत्र करना होगा। जबकि विश्लेषण डेटा की प्रकृति पर निर्भर हो सकता है, आपको विपरीत स्थिति से बचने के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है, अर्थात विश्लेषण का पूर्व निर्धारित तरीका पूरी तरह से डेटा संग्रह के तरीकों को निर्धारित करता है। यदि आप केवल कंप्यूटर आधारित तरीकों को अपनाते हैं, तो आपको सामाजिक वास्तविकता की एकतरफा तस्वीर मिलने का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर पैकेज वास्तविकता के एक विशेष आयाम का विश्लेषण प्रदान करते हैं, जबकि सामाजिक शोध के लिए वास्तविकता की यथासंभव व्यापक तस्वीर की आवश्यकता होती है। वास्तविकता के जितने संभव हो सके उतने आयामों को कवर करने वाले डेटा एकत्र करना आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी मामले में आपको एकत्र किए गए डेटा की व्याख्या करने के लिए विश्लेषण के तरीके के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आपका शोध डिजाइन आपके सैद्धांतिक अभिविन्यास को दर्शाने के लिए है। इस तरह आप वास्तव में शोध के हर चरण की योजना बना रहे हैं, शोध के विषय की पहचान करने से लेकर डेटा संग्रह की विधि से लेकर रिपोर्ट लिखने तक। यदि आप शोध के परिणामों को प्रस्तुत करने के तरीके को स्पष्ट करते हैं, तो आपका शोध डिजाइन पूरा हो जाएगा। यह एक समान रूप से महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आपको प्रतिनिधित्व की नैतिकता को ध्यान में रखना होगा, खासकर यदि शोध संवेदनशील मुद्दों से संबंधित है।
जब आप सामाजिक वास्तविकता को उजागर करना चाहते हैं, तो आप उन लोगों की गोपनीयता के साथ नहीं खेल सकते जो केवल शोध के विषय से अधिक हैं। शोध और लोगों दोनों के साथ न्याय करना आपकी जिम्मेदारी है। छद्म नामों और पहचान, घटनाओं और स्थान के संशोधन के साथ डेटा प्रस्तुत करने की प्रथा है। आपको अपने शोध डिजाइन में हमेशा यह स्पष्ट करना होगा कि आप परिणामों की रिपोर्ट किस तरह करेंगे। प्रकाशन के लिए शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति का तात्पर्य है कि उनका जनता के बीच वितरण, जिसमें आपके द्वारा अध्ययन किए गए लोग भी शामिल हैं। यह वह बिंदु है जब आप अपने शोध के विषय से संबंधित साहित्य के सामान्य संग्रह में योगदान करने का लक्ष्य प्राप्त करते हैं। 14.3 निष्कर्ष। यूनिट 14 ने समाजशास्त्रीय शोध करने के लिए अलग अलग चरणों की रूपरेखा तैयार की है, ताकि आप इस तरह की परियोजना के लिए तैयार हो सकें। यह एक व्यावहारिक गतिविधि होगी जिसे आपको 002 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरा करना होगा। आपको वास्तव में अपनी मिनी शोध परियोजना शुरू करने से पहले एक शोध डिजाइन बनाना होगा। यूनिट 14 के लिए चिंतन और कार्रवाई कार्य आपके लिए अपने प्रस्तावित शोध के लिए एक शोध डिजाइन बनाना है। आप इसे शोध प्रक्रिया में विभिन्न चरणों के बारे में अधिक जानने के बाद समायोजित कर सकते हैं। चिंतन और कार्रवाई 14.1 शोध डिजाइन, छात्र प्रदर्शन पर ऑनलाइन सीखने का प्रभाव। एक शोध समस्या को परिभाषित करना। इस अध्ययन में संबोधित शोध समस्या भारत में इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संदर्भ में छात्र शैक्षणिक प्रदर्शन पर ऑनलाइन सीखने का प्रभाव है। जैसे जैसे शैक्षणिक संस्थान तेजी से ऑनलाइन वितरण के तरीकों को अपना रहे हैं, यह समझना कि ये प्रारूप छात्र परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं, शैक्षिक प्रथाओं और नीति निर्माण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन शिक्षा वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक बन गई है, खासकर इग्नू जैसे संस्थानों में जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विविध छात्र आबादी को सेवा प्रदान करते हैं। शोध ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन की तुलना पारंपरिक आमने सामने के पाठ्यक्रमों से करने पर केंद्रित होगा। यह तुलना इस बात पर प्रकाश डालेगी कि क्या ऑनलाइन शिक्षण प्रारूप छात्रों के बीच शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ावा देने में पारंपरिक तरीकों की तरह ही प्रभावी है। 2 साहित्य की समीक्षा। मौजूदा शोध और सैद्धांतिक रूपरेखाओं के भीतर अध्ययन को प्रासंगिक बनाने के लिए साहित्य की गहन समीक्षा आवश्यक है। साहित्य समीक्षा में निम्नलिखित पर अध्ययन शामिल होंगे। उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों की प्रभावशीलता। ऑनलाइन और आमने सामने के पाठ्यक्रमों के बीच सीखने के परिणामों में अंतर। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में छात्र जुड़ाव और सफलता को प्रभावित करने वाले कारक। ऑनलाइन शिक्षण वातावरण में छात्रों और प्रशिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियां। ऑनलाइन शिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक रणनीतियां और तकनीकी हस्तक्षेप। इन निष्कर्षों को संश्लेषित करके साहित्य समीक्षा परिकल्पना तैयार करने, चर की पहचान करने और उपयुक्त शोध विधियों का चयन करने के लिए एक आधार प्रदान करेगी। 3 अध्ययन की इकाई और ब्रह्मांड की पहचान करना। इस शोध के लिए अध्ययन की इकाई में इग्नू में नामांकित स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र शामिल हैं। इग्नू अपने विविध छात्र निकाय के लिए जाना जाता है, जिसमें भारत भर में विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और भौगोलिक स्थानों से शिक्षार्थी शामिल हैं। अध्ययन की इकाई में वे छात्र शामिल हैं जिन्होंने इग्नू में कम से कम एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा किया है, जिससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और पारंपरिक पाठ्यक्रमों में छात्रों के बीच तुलना करना संभव हो जाता है। 4 परिकल्पना तैयार करना और चर की पहचान करना। परिकल्पनाएं। साहित्य समीक्षा और शोध समस्या के आधार पर निम्नलिखित परिकल्पनाएं प्रस्तावित हैं। H1 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों और पारंपरिक आमने सामने के पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के बीच शैक्षणिक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण अंतर है। H2 ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म के साथ छात्र जुड़ाव का स्तर शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंधित है। H3 जनसांख्यिकीय कारक जैसे आयु, लिंग, शैक्षिक पृष्ठभूमि छात्र प्रदर्शन पर ऑनलाइन सीखने की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। चर। स्वतंत्र चर, पाठ्यक्रम वितरण का तरीका, ऑनलाइन बनाम आमने सामने, छात्र जुड़ाव मीट्रिक, उदाहरण के लिए लॉगिन की आवृत्ति, ऑनलाइन चर्चाओं में भागीदारी। आश्रित चर, शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक, ग्रेड, परीक्षा स्कोर। 5 शोध तकनीकों और विधियों का चयन।
शोध तकनीक। शोध प्रश्नों को संबोधित करने और परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए एक मिश्रित विधि दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा। मात्रात्मक दृष्टिकोण सर्वेक्षण का उपयोग छात्र जनसांख्यिकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ाव और शैक्षणिक प्रदर्शन मीट्रिक पर डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा। ऑनलाइन बनाम पारंपरिक पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण, उदाहरण के लिए टी टेस्ट, एनोवा, आयोजित किया जाएगा। गुणात्मक दृष्टिकोण ऑनलाइन सीखने, कथित लाभों, चुनौतियों और सुधार के सुझावों के साथ छात्र के अनुभवों में गहन अंतर्दृष्टि एकत्र करने के लिए अर्धसंरचित साक्षात्कार और फोकस समूह आयोजित किए जाएंगे। 6 अनुसंधान का मानकीकरण। मानकीकरण डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। इसमें शामिल हैं सर्वेक्षणों को संचालित करने और साक्षात्कार आयोजित करने के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल विकसित करना, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों के चयन के लिए मानदंड स्थापित करना, डेटा संग्रह के लिए मान्य उपकरणों और विधियों का उपयोग करना, गोपनीय छात्र जानकारी को संभालने और सूचित सहमति प्राप्त करने में नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करना। 7 पायलट अध्ययन सांख्यिकीय और अन्य विधियों का उपयोग। पायलट अध्ययन सर्वेक्षण प्रश्नों को परिष्कृत करने, डेटा संग्रह विधियों की व्यवहार्यता का परीक्षण करने और प्रतिभागी भर्ती या डेटा विश्लेषण प्रक्रियाओं के साथ किसी भी संभावित मुद्दे की पहचान करने के लिए शुरू में एक पायलट अध्ययन आयोजित किया जाएगा। सांख्यिकीय विधियां मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा। ऑनलाइन और पारंपरिक पाठ्यक्रमों के बीच औसत शैक्षणिक प्रदर्शन स्कोर की तुलना करें। छात्रों की सहभागिता के स्तर और शैक्षणिक परिणामों के बीच सहसंबंधों की जांच करें। जनसांख्यिकीय चर और शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच अंतःक्रियाओं का पता लगाएं। 8 डेटा एकत्र करना। डेटा संग्रह में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। सर्वेक्षण प्रशासन सर्वेक्षणों को ऑनलाइन और पारंपरिक पाठ्यक्रम प्रतिभागियों सहित इग्नू के छात्रों के नमूने में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित किया जाएगा। शैक्षणिक रिकॉर्ड विश्लेषण शैक्षणिक प्रदर्शन डेटा जैसे ग्रेड, परीक्षा स्कोर, प्रतिभागी की सहमति से इग्नू के रिकॉर्ड से एक्सेस किया जाएगा। साक्षात्कार और फोकस समूह चयनित प्रतिभागियों को ऑनलाइन सीखने के साथ अपने अनुभवों में गुणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए अर्धसंरचित साक्षात्कार या फोकस समूहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 9 डेटा का विश्लेषण। डेटा विश्लेषण चरणों में किया जाएगा। मात्रात्मक विश्लेषण सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं और शैक्षणिक प्रदर्शन डेटा का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर जैसे SPSS, R का उपयोग किया जाएगा। वर्णनात्मक सांख्यिकी प्रतिभागियों की जनसांख्यिकी, जुड़ाव के स्तर और प्रदर्शन मीट्रिक को सारांशित करेगी। अनुमानात्मक सांख्यिकी जैसे प्रतिगमन विश्लेषण, अनोवा, परिकल्पनाओं का परीक्षण करेगी और महत्वपूर्ण संबंधों की पहचान करेगी। गुणात्मक विश्लेषण साक्षात्कार और फोकस समूहों से प्राप्त प्रतिलेखों का विश्लेषण ऑनलाइन सीखने से संबंधित प्रतिभागियों के अनुभवों और धारणाओं में पैटर्न, थीम और विविधताओं की पहचान करने के लिए विषयगत विश्लेषण का उपयोग करके किया जाएगा। 10 व्याख्या और रिपोर्ट लेखन। शोध प्रश्नों, परिकल्पनाओं और मौजूदा साहित्य के संदर्भ में निष्कर्षों की व्याख्या की जाएगी। रिपोर्ट में चर्चा की जाएगी। इग्नू और अन्य दूरस्थ शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक प्रथाओं के लिए निष्कर्षों के निहितार्थ। पहचानी गई शक्तियों और चुनौतियों के आधार पर ऑनलाइन सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिए सिफारिशें। छात्र प्रदर्शन पर ऑनलाइन सीखने के प्रभाव के सूक्ष्म पहलुओं की आगे की जांच करने के लिए भविष्य के शोध के अवसर। निष्कर्ष। यह शोध डिजाइन इग्नू में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर ऑनलाइन सीखने के प्रभाव की जांच करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है। मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों को एकीकृत करके अध्ययन का उद्देश्य पारंपरिक प्रारूपों की तुलना में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की प्रभावशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करना और साक्ष्य आधारित शैक्षिक प्रथाओं में योगदान देना है।